हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि वो जो साइकिल होता है वो पूरा याद नहीं हो पाता है। कई बार उसमें से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इनका आंसर कैसे दें। ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा रेस्पिरेशन समझना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस यूज़ कहाँ आता है और उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो यूज़ में आता है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन भी कौन सा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब बात आती है रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ऑक्सीजन इनहेल करना और CO2 को एक्सेल करना, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग है। हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमने जो फूड लिया है, उस फूड को, जो भी हमने खाना खाया है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट मिले हमको, वो हाई एनर्जी के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करके लो एनर्जी के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है ताकि वहाँ से हमको एनर्जी मिल जाए। यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, फूड का ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को लो एनर्जी के कंपाउंड में कन्वर्ट करना ताकि वहाँ से हमें एनर्जी मिल जाए और वो एनर्जी हमारे डेली लाइफ के वर्क में काम आती है। ठीक है, और वो एनर्जी जो है वो हमें ATP की फॉर्म में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। रेस्पिरेशन is the process of living cells in which high energy complex organic compound are decomposed and form simple low energy molecules and release energy। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने जो फूड लिया है उसमें जो हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लो एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी ही सबसे बड़ा रोल होता है। रेस्पिरेशन हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमें वो एनर्जी चाहिए हमारे डेली लाइफ का काम करने के लिए। ठीक है, अब आपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े हैं सबने कि दो टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। अब इनके नाम में ही सब कुछ है। एरोबिक का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, और एनएरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में जिनको ऑक्सीजन ना हो मिले तो भी वो फूड का ऑक्सीडाइजेशन कर लेते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वहाँ पर फूड की फॉर्म में हमने ग्लूकोज लिया है। वैसे तो हम फूड फैट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, लेकिन रिएक्शन में हम ज़्यादातर ग्लूकोज ही लिखते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज, उसके अंदर हमने क्या डाला है, ऑक्सीजन डाला है। ठीक है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है इसलिए यहाँ पर लिखा है 6O2, और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे सामने क्या बना है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, यानी एक कंप्लीट। जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा, और एंड प्रोडक्ट जो है वो CO2 H2O और एनर्जी बनेगी, और हमारे लिए ये एनर्जी जो है इसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर वहीं पे आपके सामने एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब इसमें क्या बोला है कि पहले क्या होता है, ग्लूकोज जो है आपके पास में वो कन्वर्ट होता है 2PA। यहाँ पर लिखा हुआ है 2PA। PA का मतलब है पायरुविक एसिड। यानी एनारोबिक जो ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है, वो कंप्लीट नहीं होता। उसमें पहले एक स्टेप होगा, फिर और आगे होगा, फिर और ऐसे इस तरीके से होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट रहा है और उससे दो मॉलिक्यूल PA बन रहे हैं, मतलब पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और हमें यही पढ़ना है कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, ग्लाइकोलाइसिस को ही हमें डिटेल पढ़ना है। ठीक है, अब फिर इसके आगे दो पार्ट किए। अगर यीस्ट में होगा तो वहाँ पर क्या बनता है प्रोडक्ट, एथिल अल्कोहल और CO2, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जैसे दही का बनना, ये सब दही जो है वो फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर हमारी मसल्स में होता है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, मसल्स फैटिक जिसे बोलते हैं। तो अब जो है ना एरोबिक जो होता है उसमें तो हमने देख लिया कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होकर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन एनारोबिक जो है उसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस। पहले पायरुविक एसिड बनता है और फिर आगे इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कोई भी आप जब रेस्पिरेशन करवाओगे ना तो उसमें टोटल ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे, जिसमें मैंने लिखा है एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक क्रेब साइकिल होता है, एक ETC होता है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए क्रेब साइकिल और जो आगे ETC है उनकी वीडियो भी बनाऊंगी। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस, तो हम उसको डिटेल पढ़ेंगे। देखिए,
ग्लाइकोलाइसिस में आपके सामने लिखा है कॉमन प्रोसेस फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है। ये यहाँ तक जो प्रोसेस है ना वो कॉमन है, यानी जो ऊपर आपने देखा था ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, ये प्रोसेस दोनों में ही होता है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। आगे क्या लिखा है कि ये चीज़ जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है। इसका एक और नाम है ईएमपी पाथवे। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, नीट के बच्चे जो है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर पूछते हैं कि ईएमपी पाथवे किसको बोलते हैं, या ईएमपी जो नाम है वो क्यों दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे कि राइट आंसर क्या है, क्यों दिया गया है। तो इसको ईएमपी पाथवे नाम हमने क्यों दिया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था उसका नाम था, देखिए इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसे दिया था एम्बिडन, मेयरहोफ और पार्नेस, उनके नाम के ऊपर इसको ईएमपी नाम दिया गया उनके फर्स्ट लेटर से, तो इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अब हमें ये देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और उससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो अब ये बनते कैसे, ये पूरा प्रोसेस हमें देखना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ लिखा है कि हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपल सा ग्लूकोज के साथ 6 जो है आपने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। स्टेप बाय स्टेप है, आपको एक एक स्टेप याद रखना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने के लिए, कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो अब देखो आपने इसमें क्या किया, सिंपल सा सिर्फ फॉस्फेट ऐड किए हैं, ग्लूकोज था उसके साथ में 6 पोजीशन पे आपने फॉस्फेट ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट जहाँ ऐड होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो इसीलिए यहाँ पर एंजाइम आपने कौन सा लगाया, ये जो मैंने साइड में लिखा स्टार बना के, ये एंजाइम का नाम है। तो इस प्रोसेस में एंजाइम कौन सा लगा, फॉस्फोराइलेज। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फॉस्फोराइलेज और नीचे लिखा हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज क्यों लिखा है, क्योंकि 6 पे लगा है ना, इसलिए ये हेक्सोकाइनेज। तो इस दौरान क्या होता है, एक एटीपी जो है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एडीपी में। ये देखिए आपके सामने है कि एक एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एक एडीपी में। यानी एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन जो है उसके ऊपर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी उसके ऊपर 2 ही फॉस्फेट लगे, मतलब एक फॉस्फेट का यूज़ हो गया। तो यहाँ पर आपने एक एटीपी जो है उसको यूज़ ले लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें आपने एंजाइम कौन सा लगाया, फॉस्फोराइलेज हेक्सोकाइनेज। क्यों लगाया, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ग्लूकोज से आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो, सिंपल सा फॉस्फेट ऐड किया मतलब फॉस्फोराइलेशन किया आपने। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और इस दौरान एक एटीपी आपने यूज़ ले लिया। एनर्जी जो आपने खुद एनर्जी आपको ज़रूरत पड़ी ये करने के लिए, यानी आपने एनर्जी जनरेट नहीं की, बल्कि जो थी एनर्जी उसको और आपने यूज़ ले लिया, एक एटीपी आपको यूज़ हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट में सेकंड स्टेप में देखो, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था इसको आपने कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आप जानते हो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सेम यही होता है C6H12O6, और फ्रुक्टोज का भी ये होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जुड़ने की पोजिशन का। तो ऐसे जो होते हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने एंजाइम कौन सा लगाया है, आइसोमरेज। तो आपको एंजाइम भी रटने नहीं पड़ेंगे, मैं समझा रही हूँ कि एंजाइम कौन सा लगाया हमने, एंजाइम कौन सा लगाया, आइसोमरेज। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, यानी 1 और 6 पोजीशन पे जो कार्बन नंबर 1 और 6 था वहाँ पर हमने 2 फॉस्फेट लगा दिए। पहले एक ही फॉस्फेट था 6 पोजीशन पे, अब हमने 2 लगा दिए, 1 पर भी और 6 पर भी। यानी फिर से आपने क्या किया, फॉस्फेट ऐड किया, मतलब फॉस्फोराइलेशन करवाया। तो फिर से एंजाइम वही लगेगा, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो यहाँ तक हमको बिल्कुल रटना नहीं पड़ा है, हमने अच्छे से समझा कि कौन सा एंजाइम लगेगा, क्यों लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट था इसको हमने ब्रेक करके 2 अलग अलग चीज़ें बनाई। एक तो ये बनाई डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, और सेकंड जो आपको इस तरफ दिख रहा है, तो इस तरफ मैंने क्या लिखा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को मैंने तोड़ा है और उससे 2 चीज़ें बनाई। एक मैंने बनाई डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और सेकंड मैंने क्या बनाया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इन दोनों के बीच में देखो रिवर्सिबल का साइन लगा है, मतलब जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट खत्म हो जाएगा ना तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन को आगे कंटिन्यू रखेगा, मतलब रिएक्शन जो है
उसको रुकने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में रिवर्सिबल का साइन है, यानी रिएक्शन दोनों साइड चल सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें। तो होता क्या है, पहले ये स्टेप चलता है पूरा, जब ये एक बार पूरा हो जाता है, मतलब क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो पहले एक बनेगा, फिर ये इसमें फिर से कन्वर्ट होगा और फिर दूसरा और बनेगा, इस तरीके से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, ये जो हमने बनाया ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसको कन्वर्ट किया 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में हमने इसको कन्वर्ट किया है, और इसमें हमने क्या किया है, NAD से बनाया है NADH2। NADH2 भी एनर्जी करेंसी है, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट जो होती है उसको हम बोलते हैं NADH2। तो हम यहाँ पर NADH2 बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, देखो इससे आगे हमने क्या किया, ये जो 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट था इसको कन्वर्ट किया 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर इसको कन्वर्ट किया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और इस दौरान आपने यहाँ पर एक ATP क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अभी तक तो आप यूज़ ले रहे थे, यहाँ पर भी देखो आपने ATP यूज़ ले लिया था, क्योंकि ATP से आप ADP बना रहे हो तो एनर्जी काम आ गई, यहाँ पर भी एनर्जी काम आ गई, लेकिन यहाँ ATP आपने जनरेट किया है, ADP से आपने ATP बनाया, मतलब एनर्जी का जनरेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इसको कन्वर्ट किया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ पर आपने इनोल जोड़ा इसके साथ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो एंजाइम भी वही लगेगा, इनोलेज, तो यहाँ पर ये एंजाइम लग गया। फिर हमने क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को आगे कन्वर्ट कर दिया पायरुविक एसिड में, और लास्ट हमको यही बनाना था पायरुविक एसिड, और इसमें भी 2 जगह फिर से एक ATP का जनरेशन होता है, ठीक है। तो 2 ATP आपने यहाँ पर ये यूज़ किए और 2 ही ATP आपने क्या कर दी, बना दी, ठीक है, यानी ऑल ओवर अभी तक 0 हो गया। लेकिन ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये डबल होता है ना, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक पायरुविक एसिड बना है और हमको पायरुविक एसिड जो 2 बनाने हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। मतलब एक बार जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो ये जो था ना डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और ये पूरा प्रोसेस वापस चलेगा और फिर से हमको एक पायरुविक एसिड और मिलेगा। तो जब आपको एक पायरुविक एसिड और मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ जो ATP बन रही है, यहाँ पर देखो क्या क्या बन रहा है, एक तो NADH2 बन रहा है, एक ये ATP और एक ये ATP, यानी यहाँ पर जो 2 ATP बन रही है वो रियल में 2 नहीं है, वो रियल में क्या 4 है, और यहाँ पर जो एक NADH2 बन रहा है वो 1 नहीं है, वो 2 है। यहाँ की चीज़ों को आपको डबल करना पड़ेगा और यहाँ की सिंगल रहेगी, क्योंकि ऊपर का प्रोसेस जो है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम इस क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे आपसे पूछ सकता है कौन से स्टेप में ATP यूज़ होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक तो फर्स्ट स्टेप में हो रही है जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, उस दौरान एक ATP यूज़ हो गई है, ठीक है। दूसरी कब यूज़ होती है, जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, यानी ATP दोनों जगह कहाँ यूज़ हो रही है, जहाँ पर हमको फॉस्फेट जोड़ना पड़ रहा है, यानी फॉस्फोराइलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉस्फेट जोड़ोगे तो फॉस्फेट लाओगे कहाँ से, ATP में से ही लेके आओगे, तो इसलिए जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है वो एडिनोसिन बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक फॉस्फेट वहाँ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 जगह तो क्या होगा, ATP यूज़ हो रही है। फिर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ATP का जनरेशन कहाँ होता है, तो ATP जनरेशन कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब देखो इसमें भी याद नहीं रखना है, पहला आप क्या बोल रहे हो, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट, यानी 1 और 3 कार्बन पे 2 जगह फॉस्फेट लगा हुआ है, फिर उससे आपने क्या बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी अब एक ही जगह फॉस्फेट लगा हुआ है, तो एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा ATP की फॉर्म में चला जाएगा, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट जो है वो वापस बन जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो इसलिए एक जनरेशन यहाँ पर होगा ATP का, और दूसरा जनरेशन यहाँ होगा जहाँ लिखा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा है, तो दूसरा यहाँ पर ATP का जनरेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि कहाँ ATP यूज़ हो रहा है और कहाँ ATP जनरेट हो रहा है। उसके अलावा ये पूछ सकते हैं NADH2 कौन से स्टेप में बन रहा था, तो जहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा था 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में, उस जगह NADH2 बन रहा था, NAD से NADH2 बन रहा था, ठीक है। अब इसमें जो एंड में क्वेश्चन आते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जो बच्चों की गलत होते हैं वो होता है ऑल ओवर ATP कितना बन रहा है या कितना कंजप्शन हो रहा है, ग्रोस ATP, ये सब। तो देखो उसको कैसे समझेंगे, ये नीचे मैंने लिखा है, देखो ऊपर का जो स्टेप है वो रिपीट नहीं होता, उसमें क्या होता है 2 ATP मतलब पायरुविक, आपने 2 पायरुविक एसिड बनाए, तो उसमें आपने क्या किया कि 4 ATP टोटल आपके बने थे, 4 बने थे,
है ना, क्योंकि ये वाला डबल हो जाएगा नीचे वाला, तो 4 आपके पास बने थे और 2 ऊपर जो यूज़ हो गए, वो तो डबल नहीं हुआ, तो 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास एटीपी कितने बन जाएंगे, 2। यानी हमको एटीपी का कितने एटीपी बनते हैं इस प्रोसेस में, हमारे पास एनर्जी कितनी बनती है, तो 2 एटीपी बनते हैं, 2 जो पायरुविक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बनते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे NADH2 कितने बनते हैं, तो वो भी 2 बनेंगे, क्योंकि इसको भी हमें डबल करना है। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंड तक जो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ से लेकर पायरुविक एसिड तक, ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें जो भी चीज़ें बन रही है उसको हमें डबल करना है। तो NADH2 भी आपके पास 2 बनेंगे। अब क्या होता है, एक जो NADH2 होता है वो 6 ATP, सॉरी एक जो होता है वो 3 ATP देता है, मतलब एक NADH2 कन्वर्ट होकर उससे 3 ATP बनते हैं, और हमारे पास कितने NADH2 बन रहे हैं, 2। तो हमारे पास ATP कितने बन जाएंगे, 6। तो 2 तो यहाँ बन गए और 6 ये बन गए, तो टोटल ATP हमारे पास कितने बन गए, 8, ठीक है। और यही कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि ग्रोस ATP प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है, 8 ATP बनते हैं अगर ग्रोस निकाले तो, और वैसे हम ये बोल सकते हैं 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर बनते हैं और कहाँ पर यूज़ होते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का, और इसको याद आपको बिल्कुल भी मतलब रटना नहीं है, ये आपको बहुत आराम से याद रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस दौरान क्या हो रहा है, फॉस्फेट जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ATP यूज़ होगी, क्योंकि फॉस्फेट जोड़ रहे हैं तो वो फॉस्फेट लाएंगे कहाँ से, ATP से लाएंगे, तो ATP यहाँ पर यूज़ होगी। फिर सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ये क्या था, आइसोमराइजेशन था, आइसोमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एंजाइम होगा आइसोमरेज। फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनाया ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट, यानी यहाँ पर फिर हम एक जगह फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ATP यूज़ होगी, और ये भी क्या है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक ATP यूज़ हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट था उसको हमने एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, तो बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर हमने आगे क्या किया, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था इसको हमने कन्वर्ट किया 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, तो इस दौरान NADH2 बनता है हमारे पास। फिर हमने आगे क्या किया, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, यानी एक जो फॉस्फेट है वो हमारे पास बच रहा है, पहले 2 फॉस्फेट लगे हुए थे, ये पहले क्या लिखा था 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, तो इससे हमने बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो क्या हो गया, एक जो फॉस्फेट है वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ATP का जनरेशन होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब इसमें हमने क्या किया, सिंपल सा जो फॉस्फेट के जुड़ने की पोजीशन थी उसको चेंज कर दिया, पहले वो 3 पोजीशन पे था 3 नंबर कार्बन पे, अब उसको 2 नंबर कार्बन पे जोड़ दिया, तो इस यहाँ पर हम कौन सा एंजाइम लगाएंगे, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये एंजाइम लगेगा यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो था उसको कन्वर्ट किया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, तो आप क्या कर रहे हो, इनोल जोड़ रहे हो, मतलब एंजाइम कौन सा लगेगा, इनोलेज। फिर इसको हमने आगे किस में कन्वर्ट किया, पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर फिर से एक ATP का जनरेशन होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि 2 ATP यूज़ होते हैं, 2 ATP जनरेट होते हैं, और एक NADH2 जनरेट होता है, लेकिन इनको हमें डबल करना पड़ेगा, मतलब टोटल 4 ATP बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं, और एक NADH2 की पावर क्या होती है, वो आपको 3 ATP देता है, तो 2 जो है वो आपको कितने देंगे, 6 देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आपका 12th बोर्ड एग्जाम का हो। तो अब बस यही प्रोसेस है, ये आपको पढ़ना है, इसको समझना है, इसको अच्छे से आप समझोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और फिर आप इसको लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।